गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और बेहतरीन सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हफ्ते का पहला रोज़ है और हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अहम खबरों के साथ, डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। नजफ, मैं अगर इजाफा करना चाहूँ तो बेहतरीन और खुशगवार सुबह के साथ सरतरीन सुबह भी है नो डाउट। और जनाब, आप सबको वेलकम करते हैं, सुबह बगैर भी कहते हैं। और जिस तरह आपको पता है कि इस हफ्ते के पहले वर्किंग डे का आज जनाब आगाज़ है, तो नए अज़्म के साथ जाइए और अपने जो काम है वो निपटाइए। और हम आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। तो जनाब, आप हमारा शो देखिए और अगर मिस हो जाए तो हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक और फॉलो करके बिल्कुल अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। दिल की बात हम तक पहुंचाएं। और जैसे कि प्रोग्राम का आगाज हमेशा हम मौसम से करते हैं, तो आइए मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। लिए चलिए हमें। मुल्क में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में दर्जा हरारत -15 डिग्री से भी नीचे गिर गया। आबशारें और झीलें मुंजमद हो गई हैं। मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लग गया है और मौसम को खूब इंजॉय किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। गिलगित में मौसम खुश मगर इंतहाई सर्द और हीटिंग के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में टेम्परेचर कम से कम -11 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर। आपको बताते हैं वहाँ वादी में बारिश और बर्फबारी के बाद धूप निकलने के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। पूरा सूबा शदीद सर्दी की लपेट में है। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ जिक्र करते हैं पंजाब का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और धुंध का राज बरकरार है। दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। मुल्तान में कम से कम पारा 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं बलोचिस्तान का मौसम, जहां बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां ठंड ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। दारुल हुकूमत कराची में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। सक्खर, शिकारपुर, कश्मोर, खैरपुर और मोहनजो दड़ो में धुंध छाए रहने का इम्कान है।
जनाब मौसम की सूरत हाल आपने जानी। मौसम तो खासा सर्द है, लेकिन मुल्की सियासत में हमें गर्मा गर्मी दिखाई देती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। ये बिल अब बाकायदा कानून बन गया है और कानून के मुताबिक दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ वजारत सनद व पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार हासिल होगा। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होने जा रहा है। इससे पहले धुआंधार बयानबाजी जारी है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून तकसीम नजर आ रही है। उसमें हुकूमत के अपने ही कुछ लोग मुज़ाकरात पर सवालात उठा रहे हैं और शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये बताया जाए कि पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि अगर पीटीआई से बात करनी है तो फिर BLA से भी कर लें और खारिज से भी कर लें। हुकूमत में दूसरी सोच ये पाई जा रही है कि पाकिस्तान के नामवर सियासतदान मिलकर बैठें और मुल्क को मसाइल से निकालें। ख्वाजा साद रफीक ने अपने वालिद की बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का अमल हर सूरत कामयाब होना चाहिए। किसी सियासतदान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान के उन नामवर सियासतदानों से दरख्वास्त की है कि जो ना सिर्फ हुकूमत का हिस्सा हैं और ना पीटीआई का, वो सर जोड़कर बैठे ताकि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता जो है वो तजवीज़ किया जा सके। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट राना मुबशिर साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुज़ाकरात से हुकूमत की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं और शुको शुबहात का इजहार भी हो रहा है। आपको मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? क्या ये कामयाब हो पाएंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात जो है एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ठीक है कि यहाँ तो आप सबको साथ बिठा लें, ठीक है, सबको, सबसे मुराद मेरी ये है जरदारी साहब भी बैठ जाएं, उसके बाद जनाब इमरान खान साहब भी बैठ जाएं और जनाब नवाज शरीफ साहब भी बैठ जाएं। और मौलाना साहब को अगर बिठाना है तो मौलाना साहब को भी बिठाएं, मौलाना फजल रहमान साहब को भी बिठाएं और उसके अलावा कोई बड़े लीडर्स हैं अगर पार्टीज़ के तो उनको भी बिठा लें बीच में और फिर मुज़ाकरात कर लें और उसका ताकि हल भी निकलेगा, उसका रिजल्ट भी निकलेगा। ऐसे जिस तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है, आइस ब्रेकिंग के लिए ठीक है कि जनाब दोनों तरफ से कमेटीज़ बन गई हैं, बैठ जाएंगे, बैठ के जनाब TORs रख देंगे सामने। 2 जनवरी को सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। 2 जनवरी को पता चल जाएगा कि दोनों सीरियस हैं कि नहीं है। हुकूमत सीरियस है तो ठीक है, उसका भी पता चल जाएगा। पीटीआई वाले सीरियस हैं, उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो बड़ी लीडरशिप जो है, बड़ी पार्टीज़ के बड़े लीडर्स जो हैं, वो अगर बैठ जाएंगे अक्रॉस द टेबल, इफ़ दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, सिट अक्रॉस द टेबल, जॉट डाउन करके सारी चीज़ें अगर सामने लेके आएंगे तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए चीज़ें तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल राना साहब, आपने ठीक कहा और जिस तरह की आपने भी बात की है ना, उसी से मिलती जुलती बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात बेसिकली सियासतदानों के बस की बात मुझे नज़र नहीं आ रही और इसमें अगर तमाम पावर सेंटर को शामिल किया जाए तो ये शायद किसी के नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो आप ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ की ये तजवीज़ किस हद तक दुरुस्त है? देखें, ये जो बात है ना कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको जनाब शामिल किया जाए गुफ्तगू में, ये बहुत अच्छी सजेशन है, ठीक है। और उसका रीज़न है, ठीक है, आप जुडिशरी से भी लें लोग, ठीक है, और जितने पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, उसमें पिंडी वाले भी हों, उसमें जितने जुडिशरी से किसी को रखना है आप उधर से रखें, उसके जनाब आर्म्ड फोर्सेस के तीनों चीफ्स जो हैं उनको बिठाएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को बिठाएं, पॉलिटिशियंस को भी बिठाएं और बड़ी बड़ी पार्टीज़ के जितने लीडरान हैं उनको भी बीच में शामिल करें। तो फिर तो कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा और उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा होगा और वो उस पर इम्प्लीमेंट अगर कर दिया जाए उस रिज़ल्ट को जो सामने आता है उस नेगोशिएशन के बाद, और उस पर सारी चीज़ों पे डिस्कशन करें। मैं ये नहीं कहता कि एक चीज़ पे डिस्कस करें, उस पर सब चीज़ों पे डिस्कस करें, सारे पॉइंट्स लिख लें, उस पर बैठ जाएं, चाहे एक कमरे में, चाहे एक बिल्डिंग में बैठ जाएं, चाहे उसमें बैठ के आपको 1 महीना बैठ के भी आपको गुफ्तगू करनी, 1 महीना भी बैठ के उस पर अगर आपको गुफ्तगू करनी पड़ती है तो ज़रूर करें और करके फिर उसका हल निकालें ताकि एक दफ़ा वंस फॉर ऑल सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए।
सो ये बहुत अच्छी सजेशन है, नथिंग लाइक इट। आप पिंडी वालों को बिठाएं, आप जनाब आर्मी चीफ को बिठाएं, आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को बिठाएं, आप एयर चीफ को बिठाएं, आप नेवल चीफ को बिठाएं, आप सबको बिठाएं, आप पॉलिटिशियंस को बिठाएं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उनको बिठाएं, और जुडिशरी से भी लोग लें, मीडिया से लेना चाहते हैं उधर से भी लें आप। अच्छा, ठीक है। सो मतलब कि एक एक रिप्रेजेंटेशन हर इदारे से हो, जितने पिलर ऑफ स्टेट्स हैं उनको बिठाएं, और फिर एक एक पॉइंट पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके इफ्स एंड बट्स, सारी चीज़ें सामने रखें, उसका रिजल्ट निकलेगा, और उसका जब रिजल्ट निकलेगा तो उस पर अमल दरामद भी करें, तो सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। सही। राणा साहब, हम देख रहे हैं कि नेगोशिएशंस के साथ साथ तहरीक इंसाफ की, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की ये तहरीक कामयाब हो रही है या हो सकेगी? देखें, ये जो बात है ना कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है और नेगोशिएशन भी हो रहे हो और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चल रही हो, ये एब्जॉर्ब करना, हजम करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। हुकूमत को पीटीआई पे इतना ट्रस्ट नहीं है, पीटीआई वालों को हुकूमत पे इतना ट्रस्ट नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे 2 तारीख को, तो अगर ये अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा इसको ख़त्म कर दें, मैं इसको ये कहूँगा, क्योंकि अभी जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जिसको आप रेमिटेंसेस कह रहे हैं, जिसको सिविल नाफरमानी की तहरीक कह रहे हैं, अभी जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से, वो ये वर्ड है कि लिमिटेड रेमिटेंसेस की जाए। अब लिमिटेड रेमिटेंसेस से मुराद ये है कि जो $1000 भेजता है वो $500 भेजे, जो $500 भेजता है वो $250 भेजे, और ज़्यादातर लोग जो पैसे भेजते हैं मजदूर तबका जो है वो भेजता है पैसे। यूएई में हो गया, सऊदी अरेबिया में हो गया, इस तरह लोग जहाँ पे काम करते हैं वो लोग पैसे भेजते हैं और वो घरों को अपने अपने पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। बाहर जो लोग रहते हैं, वेस्ट में जो लोग रहते हैं या अमेरिका में जो लोग रहते हैं, उनकी तो फैमिलीज वहीं पे है ज़्यादातर, ठीक है। तो वो ज़्यादा पैसे तो वहीं पे रखते हैं, वहीं पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलानी होती है, उनकी फैमिलीज वहाँ पे वहीं पे रखते हैं पैसे। वो बहुत कम मेरे ख्याल में यहाँ पे भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो वो तो एक अलग उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन ये लोग मजदूर तबका जो है अगर कम पैसे भी भेजेगा तो वो लिमिटेड वाला जो वर्ड है ना कि लिमिटेड पैसे भेजें और 31 जनवरी तक लिमिटेड पैसे भेजें, लिमिटेड पैसे पाकिस्तान में आए, मेरे ख्याल में इस पे पीटीआई को थोड़ा सा इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और मेरा ज़ाती ख्याल है मेरा कि 2 जनवरी को जब ये लोग बैठेंगे आपस में तो उसको सीरियसनेस अगर सामने नज़र आएगी तो पीटीआई वाले इस चीज़ से या इमरान खान इस चीज़ से बैकआउट कर देंगे और कहेंगे जी ठीक है, रेमिटेंसेस आप भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन ये सीरियसनेस का पता चलेगा 2 जनवरी को कि ये आपस में बैठ के क्या चीज़ें शेप अप होती हैं। और जैसे स्टेक होल्डर्स की बात है ना, स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठने चाहिए, स्टेक होल्डर्स बैठने चाहिए, स्टेक होल्डर्स सबको बिठाएं, सब बैठेंगे तो तभी हल निकलेगा, उसके बगैर हल नहीं निकलेगा, वो कंप्लीट आई वॉश होगा। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, आप पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लेते हैं कुछ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया है कि अगर नून लीग ने हुकूमत करनी है तो फैसला जो है इत्तफाक राय से किए जाने चाहिए। नून लीग हुकूमती फैसलों में इत्तेहादियों को इत्तेमाद में क्यों नहीं लेती? देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ था एंड द एग्रीमेंट वाज, जब ये हुकूमत कायम हुई थी उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था कि जितने इत्तेहादी हैं ना हुकूमत के, उसमें एमक्यूएम भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि जनाब हम सब लोग मिल के बैठ के और फैसले करेंगे। जो बड़े बड़े फैसले हैं ना, जैसे एनएफसी है या और फैसले हैं, वो बड़े बड़े फैसले मिल के करेंगे ताकि आपस में हम लोग जो है एक पेज पे हों। तो पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने मिल के हुकूमत के साथ यानी कि नून लीग वालों के साथ ये एक एग्रीमेंट किया था। अच्छा, बीच में ऐसी भी स्टेजेस आई कि जिसमें पीपल्स पार्टी वालों को इग्नोर किया गया या उनसे पूछे बगैर जो फैसले किए गए, लेट मी पुट इट दिस वे। सो वो जब वो चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी वाले जो है दे वर नॉट कंफर्टेबल। सो उन्होंने जनाब शोर मचाना शुरू किया कि जनाब आपने तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था हुकूमत बनाते हुए,
और हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनका स्टैंस है, मैं इस चीज़ पे मुत्तफिक नहीं हूँ वैसे, लेकिन उनका स्टैंस है कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें उन्होंने ली हुई हैं लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बट देन अगेन बहस एक नई शुरू हो जाएगी, मैं उस पर तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आज वो पुल आउट कर जाए हुकूमत से बाहर निकल आए पीपल्स पार्टी वाले, तो हुकूमत चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो हुकूमत नहीं चल सकेगी और हुकूमत रह भी नहीं सकेगी। सो इसलिए बेहतर ये है कि जो एग्रीमेंट उन्होंने किए थे उस पर जनाब अमल दरामद करते रहें। और सेम इज़ द केस विद एमक्यूएम वालों का भी यही है कि एमक्यूएम वाले भी कहते हैं जनाब कि वैसे एक और ख़बर दे देता हूँ आपको मैं यहाँ पे ज़रूर कि अभी थोड़ी सी हो सकता है इन द डेज टू कम यहाँ पे मिनिस्टर नए बनाए जाएं, फेडरल मिनिस्टर्स नए बनाए जाएं और कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाए। उसमें हो सकता है एक आध मिनिस्ट्री जो है वो एमक्यूएम को भी मिल जाए। ठीक है, एमक्यूएम वाले भी एक आध मिनिस्ट्री ले लें, वैसे तो 2 मिनिस्ट्रीज़ के ख्वाहिशमंद हैं एमक्यूएम वाले, लेकिन हो सकता है एक आध मिनिस्ट्री एमक्यूएम को भी मिल जाए और इस तरह हो सकता है बाकी जो इत्तेहादी हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर कुछ मिलता है तो आई डोंट थिंक सो दे विल बी इंटरेस्टेड इन द फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल में इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, पंजाब में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जा सकता है, पंजाब में किसी हद तक पीपल्स पार्टी वालों को हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई उनके इन रोड्स बन जाए हुकूमत के अंदर। सही, दैट इज़ येट टू बी सीन। बट देन अगेन ये बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। बिल्कुल सही। हम देखते भी हैं कि पीपल्स पार्टी विफाक से ज़्यादा पंजाब में ओहदे मिलने की ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। राना साहब ये भी फरमाइएगा कि हालिया दिनों में हमने देखा कि जो पंजाब के MPs हैं उनकी तनख्वाहों में 700% इजाफा किया गया। अब विफाकी काबीना में तोसी की खबरें आ रही हैं, हुकूमत टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर तो मजीद टैक्स लगाने की तैयारियां कर रही हैं, मगर अपने खर्चे कम करने के लिए किसी सूरत हमें तैयार नहीं दिखाई दे। ये जो बात है ना कि पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs जो हैं, उनकी तनख्वाहों में जनाब 700% इजाफा कर दिया गया। ठीक है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि हमने तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स भी देखे हैं किसी दौर में जो तनख्वाह भी नहीं लेते थे। ठीक है, ना तनख्वाह लेते थे ना पर्क्स लेते थे, कोई भी पर्क उनको मिलता हो, चाहे MNA हो, चाहे MPs हो, चाहे सेनेटर्स हो, चाहे फेडरल मिनिस्टर्स हो। हमने तो ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस भी देखे हैं कि वो जनाब कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी गाड़ी में आएंगे, अपनी गाड़ी में वापस जाएंगे, अपना पेट्रोल डलवाएंगे, अपने खर्चे पे रहेंगे और हमें किसी किस्म के कोई पर्क्स नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 700% का इजाफा किया जाता है MPs की पे में, तो ऑब्वियसली एक आम आदमी जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, यूटिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, और उसको तो टेबल पे फूड रखना, दो दफ़ा खाना खिलाना बच्चों को, उसके लिए एक मुश्किल हुआ है आजकल। तो दूसरी तरफ अगर वो देखता है कि जनाब यहाँ पे जनाब MPs जो हैं वो जनाब 700% उनकी पे में इजाफा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा, किसी भी मुल्क में बुरा लगेगा, उन आदमियों को, उन शहरियों को, उन लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा। सो बिल्कुल यही IMF का भी यही कंसर्न है। IMF भी यही कहता है जनाब अपने एक्सपेंसेस जो है कट डाउन करे हुकूमत। सो अपने एक्सपेंसेस अगर हुकूमत कट डाउन नहीं करेंगे या पार्लियामेंटेरियंस नहीं करेंगे तो वो क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अवाम के लिए। अवाम को तो मतलब एक टिपिकल सेंटेंस है जो सारी जिंदगी ऐसी सुनते आ रहे हैं कि अवाम कुर्बानी दे। ये बड़ा अच्छा एक सेंटेंस मिला हुआ है पॉलिटिशियंस को, ये जनाब इस्तेमाल करते, अवाम कुर्बानी दे, कुर्बानी का वक्त है, अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, सख्त तरीन हालात से मुल्क गुजर रहा है। ये टिपिकल सेंटेंसेस सुन सुन के अवाम भी उन तंग आ गए ने। वो कहते हैं सारी कुर्बानियां अवाम नहीं देनियां ने, ते जिहड़े उत्ते बैठे ने उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं देनी। सो ये दिस इज इन अ वेरी वेरी बैड टेस्ट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का राना साहब। बिल्कुल, अवाम तो जनाब बड़े अरसे से कुर्बानियां देती आ रही हैं और शायद सियासतदान खुद को अवाम में से नहीं समझते, इसलिए हमेशा अवाम से जनाब तकाजा होता है कि आप कुर्बानी दें। जो मैसेज है ये कोई अच्छा नहीं जा रहा कि जिस तरह से इतनी ज़्यादा तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली गई हैं आज खुद, और हमने देखा कि जो ऑपोजिशन है उसने भी बड़ी नहीफ सी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अंदर से पता चल रहा था कि जनाब वो भी ये चाहते हैं कि हम सब एक पेज पर आ जाएं और अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें।
लेकिन अब देखना यह कि जब अगले इलेक्शन आएंगे तो फिर आवाम किस तरह से मुहासबा करेगी इन सियासतदानों का। और ज़ाहिर इस सारी सूरत हाल में जो पिस रही है वो सिर्फ आवाम पिस रही है, क्योंकि उनकी तकलीफ को, उनके मसाइल को नहीं उस तरह देखा जा रहा। रोज़मर्रा के तौर पे जिस तरह महंगाई इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ ये जो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं, स्मोक के इशू, मेडिकल इश्यूज़ हैं, ये भी हमारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासतदानों को कहीं ना कहीं अपने अलावा भी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट को देखने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। IMF की शर्त है कि रवा माली साल टैक्सेस की मद में 1300 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएं, मगर हुकूमत को हम देख रहे हैं कि इस हदफ को जो पूरा करने में 350 अरब के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है, जो कि अगले 5 माह में हुकूमत को पूरा करना है। अब देखना यह कि इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रही है। ये कोशिशें कितनी बावर होती हैं, और इसके लिए हुकूमत की नई प्लानिंग हम देख रहे हैं सामने आ चुकी है कि जो लोग जनाब टैक्स नहीं दे रहे और अपने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे, जिनको हम नॉन फाइलर्स भी कहते हैं, उनके खिलाफ अब घेरा तंग होने वाला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीम बिल की मंजूरी दे दी है। नॉन फाइलर अब सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे, गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे और जायदाद की खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब वजीर खजाना ने FBR के करप्ट होने का एतराफ़ कर लिया है, और वो कहते हैं कि FBR में लोग तब्दील कर रहे हैं, शरह सूद सिंगल डिजिट और तरसीलात ज़ेर 35 अरब डॉलर तक लाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के नायब सदर आशिक अली राना साहब। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले साल हमने देखा था कि 1100 अरब के तकरीबन करीब टैक्स कलेक्शन थी। इस बार अब तक 1000 अरब है, 300 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। IMF ने हमें टारगेट दे रखा है, क्यों नहीं पूरा हो सका, क्या रुकावट है? सर बहुत शुक्रिया। जो टैक्स का जो डेफिसिट आ रहा है जी, इसमें मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसीज़ का फकदान है, कि कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज़ के अंदर। आप देखें कि पहले ये जो फाइनेंस अमेंडमेंट बिल हुआ 2024, पहले ये पोस्टपोन कर दिया गया जी हाँ, फिर रातों रात इसको अप्रूव भी करवा दिया गया। इससे पहले भी हमें फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरीज को हमने देखा। तो इशू ये है कि हमने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ नहीं गए। हमने लोगों को एकदम उन पे कोर्स में अडॉप्ट करने की बजाय हमें चाहिए था कि लोगों को आसान टैक्स पॉलिसीज़ दें या कोई एमनेस्टी लेकर आते, ताकि लोग ग्रेजुअली आस्ता आस्ता इस टैक्स सिस्टम के अंदर आते। अब इतनी 25 करोड़ की आबादी में से अभी हमारे 5 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, उनमें से जो मोस्टली हैं वो नॉन अपने ऐसे हैं जो टैक्स पेयर्स नहीं हैं, बिलो टैक्स लिमिट में हैं, ज़्यादातर ने नील रिटर्न्स फाइल की हुई हैं जस्ट फाइलर होने की वजह से। हमने उन लोगों को प्रोब करने की बजाय हमने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से बोझ डाला हुआ है, जो हमेशा से होता रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनका भी यही शिकवा होता है कि आप उन लोगों को देखें जो मार्केट्स के अंदर हमने ताजा 2 स्कीम लेकर आए, वो भी फ्रूटफुल नहीं हुई जी, आपने उसका रिजल्ट भी देखा। उसके बाद हमने जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, अब हुकूमत को एकदम ये बिल इसलिए अप्रूव करना पड़ा, ये कोर्ट से मुझे अडॉप्ट करना पड़ा कि लोग जो है वो टैक्स नेट में आए। जैसे कि आपने कहा कि अब जो नॉन फाइलर्स हैं वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, बिल्कुल जायदाद खरीद नहीं सकते, इवन के बैंक अकाउंट, करंट और सेविंग अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते। बिल्कुल एक आसान अकाउंट है वो ओपन करवाएंगे, और जिसमें बड़ी लिमिटेड ट्रांजैक्शन मॉनिटर की जाएंगी। इसके अलावा वो मोटरसाइकिल, 800 सीसी की गाड़ी या रिक्शा, पिकअप, इस तरह के इस्तेमाल चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा राना साहब, एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, 2016 में भी इस तरह की तरमीम इम्प्लीमेंट की गई थी, लेकिन उस तरह कारआमद नहीं हो सकी। इस दफ़ा भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, हो सकती है नहीं होगी कारआमद, लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, जो वो चाह रहे हैं उतना वो टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे भी या नहीं। आपको क्या वजूहात नज़र आती, क्या कमियाँ नज़र आती सिस्टम के अंदर जिसको तब्दील होने की स्पेशली ज़रूरत है? देखिए, सिस्टम जो है, जैसे कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद एडमिट कर लिया, वो चेयरमैन साहब मोस्टली उनके साथ बैठे होते हैं कि सिस्टम करप्ट है। बिल्कुल। तो अगर हमारा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या मिनिस्टर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम्स का फेलियर्स है, तो हमें पहले उन सिस्टम्स को पॉइंट आउट करना चाहिए, करप्शन को खत्म करना चाहिए, और उसके बाद हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि लोगों का, आवाम का FBR पे और हुकूमत पे एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो। बिल्कुल ठीक। जब उनको पता हो कि हमारा टैक्स का जो पैसा है वो उनके
रोज़मर्रा के जो है उनके मेडिकल पे लग रहा है, उनकी एजुकेशन में लग रहा है, उनकी जहाँ पे उनको ज़रूरत है मुल्क में लग रहा है, तरक्की पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। हमें अपने टैक्स कलेक्शन की बजाय हमें अपने हुकूमती लेवल पे जो अखराजात हैं, जो हमारे शाही अखराजात, उनको भी कम करना चाहिए। स्पेशली वेरी हमें इंपॉर्टेंट। उस तरफ भी देखना चाहिए कि हमने अवाम के पैसे को यूटिलाइज करना है उन्हीं पर, और उन्हीं पैसे को हमने इस्तेमाल करते हुए बड़ा मैनर रवैये से इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखें कि नॉट ओनली फॉर नॉन फाइलर, फाइलर्स के लिए भी पाबंदियाँ लग गई हैं। जो फाइलर्स होगा उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि अगर वो चीज़ कोई परचेज कर रहा है, उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में देखना है उसके पास कैश कितना अवेलेबल है। अगर एक बंदा 2 करोड़ का प्लाट खरीदने चाह रहा है जी, तो उसके पास 2 करोड़ रुपया उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में अवेलेबल भी है कि नहीं है, उसके बैंक में या उसके लिक्विड कैश पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो देन वो एक अपनी स्टेटमेंट उसको एक लेटर मिलेगा कमिश्नर से, फिर वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को देगा, सही। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ड्यूटी बाउंड है कि वो फिर ट्रांसफर करेगी। बिल्कुल ठीक है राना साहब। ये तो हम देख रहे हैं कि ये जो पाबंदियां इनका ऐलान किया जा रहा है, आपने बताया कि मुश्किलात हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि एक आम आदमी है, जिस तरह सिम्स बंद करने का मामला हमने देखा, सिस्टम में कुछ फ्लॉज भी थे, कुछ ऐसे लोगों की भी बंद हुई जिनकी आमदनी काबिल टैक्स नहीं थी। तो इस तरह के लोग भी क्या मुतासिर हो सकते हैं इसमें? जी देखिए जी, इस दफ़ा तो उन्होंने कहा है कि जो आपका घर का फ़र्द है, अगर वो फाइलर है और उसके स्पाउस, उसके अगर बच्चे 25 साल से कम है और उनकी बेटी अनमेरिड है, तो उनके लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। अगर उनके नाम पे कोई सिम है या उनके नाम पे कोई ऐसी चीज़ है तो उनके लिए फाइल होना ज़रूरी नहीं है। उस घर का जो मेन सरबराह है उसका फाइल होना काफ़ी है। एक अच्छी अमेंडमेंट है, ठीक है। ताकि हम होता क्या था कि अगर सिम किसी बच्चे के नाम पे है, अगर वो टैक्सेबल नहीं है, स्टूडेंट है वो, उस पर अगर रिटर्न देना ज़रूरी नहीं है तो वो भी इनएक्टिव हो जाती थी और उसकी बैंक ट्रांजेक्शन या उसका जो सिम ब्लॉक हो जाती थी। अब ये चीज़ें एक अमेंडमेंट है। अब ये देखें कि उन्होंने सेल्स टैक्स के वाले से बड़ी अमेंडमेंट कर दी है कि अगर किसी बंदे पर सेल्स टैक्स रजिस्टर होना ज़रूरी है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसका अकाउंट भी अटैच कर दिया जाएगा, उसके इवन के बिजनेस को सील कर दिया जाएगा। ओहो, यानी कि और हमारी आवाम भी जो है वो भी, उनके अंदर भी एक नॉलेज नहीं है कि एक बंदे के रजिस्टर होना लाइबल है तो वो रजिस्टर्ड हो जाए। सही, यानी जैसे होते हैं टैक्स की कटौती हो रही होती है उनकी तनख्वाह में से, लेकिन वो ये जनाब फाइलर नहीं बनते। बस वो उनके अंदर एक फियर है कि हम पहले फाइलर बन जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, आप रिटर्न देना, ये फाइलर होना एक स्टेटमेंट है जो आपका एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपकी जिम्मेदारी है कि आपने साल के एंड में अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स, एसेट्स एंड राणा साहब, हम तो छोटी छोटी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, आप तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। और मेरे हाल में आपने बात बिल्कुल ठीक है, फेयर तो है ही है, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अवेयरनेस की भी कमी है हमारे आवाम में। मुझे राणा साहब ये बताइए, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान ने अपने बच्चे की तालीम या शादी के लिए बैंक में पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं, और वो नॉन फाइलर है, वो बैंक से कैसे पैसे निकलवाएगा उस सूरत हाल के अंदर? देखिए जी, अभी तो ये है कि उसको अपनी रिटर्न देनी पड़ेगी, अगर उसकी जो सेविंग है, अगर वो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है, जो इसकी एग्जाम्पशन है 6 लाख है, ठीक है, उससे ज्यादा की है और उस अकाउंट ओपन है तो उस अकाउंट पे तो टैक्स रिडक्शन होगा सेविंग अकाउंट के अंदर, बिल्कुल, तो उसको फाइलर होना पड़ेगा। अगर वो फाइलर है तो 15% है, नॉन फाइलर है तो 13% है, इसलिए वो लोग फाइलर होते हैं। और उस सेविंग को बताना पड़ेगा उसने सेविंग कहाँ से, उसका सोर्स ऑफ जो कैश फ्लो है वो हर साल देनी पड़े करेगी, पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसके पास सेविंग के। बिल्कुल, यानी कि फिर जो मनी ट्रेल है ना वो भी अब देनी पड़ेगी, आपको साबित करना पहले भी था कानून, हाँ जी, ये रूल्स, लेकिन अब जो है वो जरा बड़ी शद्दोमत के साथ इस पे इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके कीमती वक्त का, और हमारे नाजरीन को यकीनन इससे बड़ी अवेयरनेस मिली होगी कि जनाब आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपने फाइलर बनना है और नील शो नहीं करना आपने अपने आप को। हुकूमत के साथ जो है ना आपने सही बताना है एफआईआर को, मामला के है क्या। हाँ जी, ताउन की, आपके कॉपरेशन की बड़ी जरूरत है और आप खुद हो जाएं अपनी रजामंदी से, खुशी से, तो बड़ा बेहतर है, वरना बामरे मजबूरी भी आपको आना पड़ना है। और रही बात अवेयरनेस की, तो हम हर सुबह कोशिश करते हैं आपको अवेयर किया जाए, आपको अपडेट्स दी जाए, आपको न्यूज़ के बारे में बताया जाए कि आजकल चल क्या रहा है और आपको करना कहाँ पर क्या। मेरा ख्याल है ये काफी है जितना बता दिया, ब्रेक शामिल कर लीजिए। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में कुछ बात हो जाए सेहत की, तो मैदा हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम उज़्व है। ये ना सिर्फ ग़िज़ा को हज़म करके जिस्म को तवानाई फराहम करता है, बल्कि जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने में भी
अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल उज़ैर, आपने ठीक कहा है। और गुज़िश्ता साल होने वाली एक रिसर्च में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के माहिरीन ने ये दरियाफ्त किया है कि मैदे की सेहत का हमारी ज़हनी सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ और क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी कि इम्यून सिस्टम और ओवरऑल अगर कहा जाए बॉडी परफॉर्मेंस पर गहरा ताल्लुक ये चीज़ें देती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम मैदे के आम अमराज और हाजमे की दीगर मुश्किलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज मैदा डॉक्टर राजा इकराम उल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें हमारे नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता दीजिएगा कि कितनी बीमारियां जो कि मैदे से रिलेटेड हैं और सबसे आम कॉमन बीमारियां कौन सी देखते हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात ये है कि मैदे में आम तौर पे 2 किस्म की बीमारियां ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक होती हैं ऑर्गेनिक बीमारियां, मतलब जिसमें स्ट्रक्चरल बीमारी आती है, जिसमें अल्सर हो सकता है मैदे में, सोजिश हो सकती है जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ट्यूमर खुदा न खास्ता हो सकता है। लेकिन एक बड़ी तादाद है बीमारियों की यानी ऐसे मरीजों की जिनमें स्ट्रक्चरली मैदा बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर, जो कि मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में होते हैं, लेकिन मैदे और आंत में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। सही। और इनकी जो प्रेवलेंस है वो लाइक इवन 15-20% तक है, यानी कि अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि मैदा उसका जितना भी टेस्ट किया जाए, एंडोस्कोपी की जाए, जो भी, वो नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन उसकी फंक्शनल जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी इलामात आती हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये 2 किस्म की बीमारियां हैं जिन्हें हम डिवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जब आप फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अमूमन हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं लोगों को बर्निंग के बहुत इश्यूज हैं, स्टमक से रिलेटेड, एसोफेगस उनका हर वक्त बर्न करता रहता है, वो कुछ खाएं तो भी, ना खाएं तो भी, सिट्रस खा लें तो भी ये इशू, सुबह उठ के कुछ भी नाश्ता कर लें तो ये इशू है। ये क्यों होता है, इसको सॉर्ट कैसे किया जा सकता है? अच्छा देखें, इसको क्योंकि ये मैंने कॉमन हमने ये चीज़ देखी है एसोफेगस में बर्निंग। अगेन ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन मसला है। देखिए, इसमें समझने की बात ये है कि सबसे पहले देखें, मैदे में नॉर्मली तेजाब होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे। सो वो नॉर्मली ज़रूरी है हाजमे के लिए। जो भी हम खाते हैं स्टमक में वो कुछ टाइम के लिए रुकता है। अब स्टमक को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि वो उस एसिड को डील कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। जैसे ही उसे आगे जाता है तो वहाँ पे और सिक्रीशंस हैं पैंक्रियाज की जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, वहाँ से बाइकार्बोनेट आता है। पर जो हमारी ये ग़िज़ा की नाली है, इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब हमने खुराक खा ली तो मैदे का जो मुंह है, ऊपर वाला जो स्फिंक्टर होता है, वो क्लोज हो गया और ऊपर रिफ्लक्स नहीं है, वापसी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब होता ये है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस कि वो वेल्व जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब ये है कि जिस दौरान मैदा उसको ग्राइंड कर रहा है, चक्की चल रही है जी, वो अब खाना और वो एसिड ऊपर वापस आ रहा है, और चूंकि वहाँ प्रोटेक्शन नहीं है तो इट विल कॉज बर्निंग, उससे जख्म बन जाएंगे, उससे वो सारा कुछ होगा। तो ये इसकी मेन वजह है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं बचें कैसे इससे, तो उसके लिए फिर बहुत सारे एहतियातें हैं। उसमें ये है कि खाना खाने के बाद 3 घंटे आप अपराइट रहें। अब जैसे लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, ख़ास तौर पे गए शाम में लेट नाइट खाने के, अच्छा लेट नाइट खाने की भी एक ट्रेडिशन है जिसे शायद कोई बड़ा कोई अच्छा समझा जाता है। जल्दी खाना लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, खा के सो गए तो वो ग्रेविटी का इफेक्ट जो अपराइट था अब वो भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो 3 घंटे का वक्फा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सेकेंड, या बेड की हेड साइड को 6 इंच एटलीस्ट अगर ऊंचा रखें, तकिए नहीं ऐड करने, पूरा थोड़ा सा ऐसे स्लोप हो जाए तो उससे भी थोड़ा सा ये होगा कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है थोड़ा जो नहीं था अब वो आ जाएगा, उससे बड़ा फायदा होगा। आपने जैसे बड़ा अच्छा मेंशन किया सिट्रस का। अब सिट्रस, उसमें सिट्रिक एसिड है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे अब सीजन है और लोग अभी बहुत ज्यादा आते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों ट्रिगर हुआ। मैंने ऐसे लोग भी डॉक्टर साहब देखे हैं, नहीं ऑरेंजेस नहीं खाते, किन्नू नहीं खाते, मौसम्मी नहीं खाएंगे, ग्रेप फ्रूट नहीं खाएंगे कि मुझे भाई बर्निंग होती है, मुझे एसिडिटी का। हल बता दें किस तरह वो खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये महरूम ना रहे वो इस सीजन में। देखिए ये है उसमें कि एक तो क्वांटिटी हमेशा बिल्कुल कम हो, सेकेंडली कुछ न्यूट्रलाइजिंग चीज़ हो साथ में, मतलब ये है कि जैसे उसकी सिंपल मेडिसिन भी कोई इतनी वो नहीं है। या दूसरा जैसे मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई कि वो एटलीस्ट कर रहे हों, उसके बाद ये है कि अगर टॉलरेट करें तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही हो कि अवॉइड करें, क्योंकि देखिए ये इससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो कि किसी शख्स में हो तो उसे खुद से भी आइडिया हो सकता है कि जनाब उसका जो स्टमक है ना ये डिस्टर्ब है। देखें, पहली बात तो ये है कि अक्सर लोगों को जो क्योंकि डेली हमने खाना तो खाना ही है और उसकी वजह से आप देखें बहुत सारी अलामात हैं जो मैदे की प्रॉब्लम को शो कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले तो है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर खाना खाया है
तो जैसे एक इंटरवल के बाद 4-6 घंटे के बाद आप दोबारा फील करते हैं कि हंगर है, भूख है, वो नहीं होती और लगता है ऐसे ही है जैसे स्टमक में अभी तक भी खाना रुका हुआ है, हैवीनेस की फीलिंग आती है, फुलनेस की आती है। अच्छा, इसके बाद ये है कि बर्निंग, पेन हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि असल में अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं लाजमी बताऊंगा, हमें आमतौर पे समझा जाता है कि पेट में सिर्फ मैदा ही है, मतलब मैदा लूज हो गया, मैदे की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गई। देखें, मैदा एक बिल्कुल छोटी सी थैली है जो कि सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में, उसके बाद आगे आंत है जो कि बहुत लंबी है, उसका छोटी आंत जो है, बिल्कुल उसके बाद बड़ी आंत है, उसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये तकरीबन कोई 5-6 मीटर लंबी है। और अगर उसको हम स्ट्रेच करें स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो इतनी उसके कर्व्स हैं कि वो टेनिस कोर्ट का एरिया कवर करती है। सो उसके मसाइल भी हो सकते हैं। सो उसमें फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो गैस, ब्लोटिंग, ये सारे मसाइल आएंगे। इसके अलावा किसी लोग कुछ उसमें अगर प्रॉपर ना हो डाइजेशन तो फिर डायरिया हो जाएगा, परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली इंडिकेट करती हैं कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब, एक हमने चीज़ सुनी है कि ग्रीन टी पी लें, आपको तजाबियत है ग्रीन टी पी लें, खाना हजम नहीं हो रहा ग्रीन टी पी लें, सुबह उठ के ग्रीन टी पी लें, वेट लॉस करना है तो ग्रीन टी पी लें। मतलब हम लोगों पे बहुत रुझान है ग्रीन टीज पीने का। किस हद तक ये फ़ायदेमंद है, और अगर फ़ायदेमंद है तो किस टाइम पे हमें इसको लेना है, खाने से पहले, खाने के बाद, कब? अच्छा देखिए, ग्रीन टी हो या दूसरी जो टी है या कॉफ़ी है, इसके ऊपर तो ऑब्वियसली काफ़ी डाटा है, साइंटिफिक रिसर्च है। फ़ायदा तो इसका ऑब्वियसली है, वो काफ़ी सारी चीज़ों में है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो उस पर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि लिवर के अंदर जो फैट जमा हो रही है उसके लिए वो बेहतर है, उसके लिए बहुत अच्छी। सेकेंडली ये है कि कॉफ़ी से ये होता है कि एक तो जो ब्लोटिंग वगैरह के इशूज़ हैं थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। इसमें अब लोग सिंपल ग्रीन टी के अलावा और भी इस्तेमाल करते हैं, जिंजर टी जो है ना वो कावा जो आता है उसमें ऐड करते हैं, तो इनके फ़ायदे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ओवररेटेड है कि हर चीज़ के लिए डेफिनेटली नहीं है। बर्निंग वगैरह में देखें बहुत ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव ना हो, बट ब्लोटिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। किस वक्त पीनी चाहिए, खाने के बाद? खाने के बाद आप ले सकते हैं। ये भी बता दें कि हम कुछ लोग देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि जनाब उन्हें कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो उनका स्टमक जो है ना वो जनाब वो डिस्टर्ब हो गया है। बिल्कुल। तो ये मैदे का दिमाग का क्या ताल्लुक है आपस में? नहीं, इसमें बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। और इसमें हम इसे कहते हैं जी गट ब्रेन एक्सिस, गट या ब्रेन गट एक्सेस कह सकते हैं उसको। उसमें ये है कि डेफिनेटली इनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। और आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है खुदा न खासा जैसे कोई हमें एक कोई भी शौक पहुंचता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है या कोई आपको कोई भी सानिया होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले आपकी भूख उठ जाती है। तो मतलब ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके ऊपर है और इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और एपिटाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, एपिटाइट के ऊपर कि एपिटाइट ही आपकी बिल्कुल कम हो जाती है। और आपने देखा होगा कि इसके साथ फिर वेट लॉस हो जाता है, तो इफेक्ट तो होता है। और उसमें ये है कि अगर आप वैसे देखें तो तकरीबन अराउंड 20-30% केसेस में जब स्टमक की अलामात के साथ लोग आते हैं और अल्टीमेटली उनमें जो डायग्नोज होता है वो डिप्रेशन का डायग्नोज होता है, बिल्कुल। और उन्हें फिर उसी हिसाब से मेडिसिन भी मिलती है। बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझाया कि लिंक क्या है दिमाग का और मैदे का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। तो जनाब यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद बहुत से इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स मौजूद हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, 2024 बहुत सी यादें लेकर अपने अख्ताम के करीब पहुंच चुका है और 2025 नए इम्कानात और चैलेंजेस के साथ आने को तैयार है। आज हम जानेंगे कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए रमा हफ्ता कैसा रहेगा। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली जंजानी साहब। उनसे जानेंगे कि इस हफ्ते किन अफराद को खास एहतियात बरतनी चाहिए और कौन से स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता खुशकिस्मत साबित हो सकता है। जंजानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मजमूई तौर पर तो हमें ये बताइएगा कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है? ऐसा है कि जो हफ्ता है इसमें एरीज़ की अगर मैं बात करूं तो एरीज़ वालों के लिए हफ्ता नसीब, मुकद्दर, वक्त, ट्रैवलिंग, जिन्होंने बाहर जाना है या हर लिहाज से सक्सेस का रेशो उनका बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस वालों के लिए मुश्किलात हैं, नाउमीदी है, मायूसी है, सदका खैरात देकर इस वीक का आगाज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप और ख़ास तौर पर जॉब करने वाले अफराद, जमनाई की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी बातचीत चलना, इनका आमदन में बेहतरी रहना, ख़रीदारी करते हुए भी दिखाई देते हैं। कैंसेरियंस के लिए ये वीक परेशान कुन है। लीगल मैटर्स हो गए, सेहत के मामलात हो गए, कर्ज के मामलात हो गए, उनसे और ये वीक ही परेशान है। इस वीक की बात हम कर रहे हैं। अगला साल तो बड़ा शानदार है इनके लिए।
लियो की अगर हम बात करें तो लियो वाले ज़रा मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए और गेंस पे बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉफिट में नज़र रहेगी। जो भी करेंगे बहरहाल उसका फ़ायदा लियो उसको मिलेगा। वर्गोस वाले जो हैं घर की मसरूफियत, घर में मेहमानदारी, तज़ीन और आइश में दिलचस्पी, अपनी गाड़ी का सवारी का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका या कुछ ना कुछ ख़रीदने में कामयाब हो जाएंगे जो इनकी मलकियत होगी। ठीक है। लिब्रा वाले मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा, नींद इनकी पूरी नहीं होगी, उस वजह से अनरेस्ट हो जाएंगे। अगर वहम और वसवसों का शिकार हो जाएं तो गुफ्तगू करके अपनी वो जो दिल की भड़ास है या वहम है उसको ज़रूर निकाल लें। स्कॉर्पियंस के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसा है, दिल की बात करने का मौका मिलेगा, ख़ानदान, रिश्तेदार, उनके साथ ताल्लुकदारी में बेहतरी रहती हुई नज़र आती है कि अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात को कम करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम सेजिटेरियस की अगर बात करें तो इनकी खुद एतमादी, शिफायाबी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अगर ख़राब चल रहे थे उसमें बेहतरी होती हुई भी दिखाई देती है। कैप्रिकॉन्स के लिए ख़र्चा बढ़ेगा, तन्हाई बढ़ेगी, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। ये भी अपना सदका खैरात देकर इस वीक से अपना आगाज़ करें और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना रखें। ठीक है। इसके बाद एक्वेरियस के लिए यह हफ्ता ख्वाहिशात, कोई ना कोई एक बहरहाल ख्वाहिश इनकी ज़रूर पूरी होगी जो कि बड़ी दरीना ख्वाहिश थी। ठीक है। दोस्तों से मुलाकात होना, मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग होना, बेहतरी के इम्कानात हैं। फिर उसके बाद बड़े बहन भाई हैं, उनसे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए गेंस का वीक है। पाइसिस की अगर बात करें तो बेरोज़गार अफराद को ज़रा सी कोशिश या मेहनत से रोज़गार मिल सकता है या उसका इब्तदा हो सकता है। ये वीक मुस्तकिल मिजाजी का है, ये वीक इनका तरक्की का भी है, आगे बढ़ने का भी है और अहम लोगों से मुलाकातें और घर का सुख इस वीक में बहरहाल इनको मिलेगा। जंजानी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हम उठाएंगे और आपसे 2025 के हवाले से भी सवाल करेंगे कि कैसा रहेगा इन स्टार्स के लिए अगला साल। एरीज से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। 2025 का साल एरीज वालों के लिए पहले 6 माह इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ख़राब चल रहा है। जून के बाद जाके वो बेहतर होगा। टॉरस के लिए 2025 का साल बहुत अच्छा रहेगा, शानदार है, लग्जरी लेकर आएगा इनके लिए। जमनाए वालों के लिए 2025 का साल जो है मिड में बहुत अच्छा है। शुरू के और एंड के जो 2 महीने हैं वो थोड़े से टफ हैं, लेकिन बाकी 8 माह इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके बाद कैंसरियंस की अगर बात की जाए, चूंकि जो एरीज का रूलिंग प्लैनेट मार्स खराब वो कैंसर में हुआ है, तो कैंसर वालों को भी जून तक मोहतात रहना है क्योंकि इनमें मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। ये जब तक 1 घंटे में उठ के चक्कर ना लगाएं इनको मज़ा नहीं आता। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और इसके बाद लियोस की बात करें तो मार्च के बाद से लियो वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा शानदार रहेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। फिर वर्गोस की अगर बात करें तो वर्गस वालों के लिए भी 2025 का साल जो है मुश्किल उस वक्त हो जाएगा जब ये अपने ट्रैक को छोड़कर दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो चलते हुए कामों का ना छोड़ें। फिर लिब्रा की अगर बात करें तो लिब्रा वालों के लिए 2025 का साल फरवरी मार्च के महीने बहुत अच्छे हैं। फिर आगे चल के एंड ऑफ जो 4 मंथ है साल का वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो इनकी मसरूफियत बढ़ जाना, बेरोज़गार अफराद के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको रोज़गार मिलता हुआ दिखाई देता है, रिलेशनशिप में आसानी रहेगी। फिर इसके बाद सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो सेजिटेरियस वाले अफराद जो हैं ये हमेशा जल्दी में होते हैं, जल्दबाज बहुत ज़्यादा। इनके एक तो बॉडी वैसे भी बड़ी मस्कुलर होती है और उस वजह से ये हमेशा जल्दी में रहते हैं। अच्छा, मस्कुलर होने की वजह से इस कनेक्शन समझ नहीं आया क्योंकि इनका जो ज्यादा फुर्तीले हैं हर वक्त जो है, इनका जो सिंबल है ना वो आधा ह्यूमन है और आधा हॉर्स है। जी, अच्छा, जी। तो उस वजह से ना अक्सर इनकी ये जो टांगे हैं, थाई, फोर आर्म्स, ये बड़ी मस्कुलर होती हैं। अच्छा, सुपर एक्टिव है और इनकी नज़र हमेशा आसमान पे होती है। अच्छा, हमने आगे निकलना। लेकिन ये साल इनका बहुत अच्छा है क्योंकि इनका जुपिटर 12 साल के बाद, वो अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा शर्फ मुश्तरी जी, वो अक्सर रोड्स पे जाएं तो लिखा। तो 12 साल के बाद जुपिटर जो कि खैर बरकत का रूलिंग प्लैनेट है इनका, वो 12 साल के बाद बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है। तो अगस्त के बाद से इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। कैप्रिकॉन्स के लिए ये साल अच्छा है क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट अप्रैल में ट्रांजिट करेगा इनके फाइनेंस के हाउस में 2.5 साल के लिए। तो फाइनेंशियली मामलात हैं, ख़ानदानी मामलात हैं, इस साल में इनको फ़ायदा ज़रूर देंगे। एक्वेरियस वालों का अगर मैं देखूं तो इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा, इनके भी फाइनेंशियली मामलात अच्छे रहेंगे और वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहरहाल आसानी रहेगी। ये थोड़े से सर्द मोहर होते हैं
अच्छा। तो लेकिन अपने काम को अपनी मर्जी के मुताबिक लेके चल रहे होते ठीक हैं। है। फिर पाइसिस की अगर बात की जाए तो पाइसिस वालों के लिए साल अगेन बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर इनका भी रूलिंग प्लैनेट है। इनका ज़रा थोड़ा सा रोना कम हो जाएगा, खुशियाँ ज़्यादा आएंगी इस क्या साल। बात है। तो बहरहाल पाइसिस वाले चूँकि लास्ट में आते हैं, तो अक्सर पाइसिस वालों को ये फील होता है कि हम अकेले हैं, हम आखिर में रह गए। आखिर में रह गए हैं। तो ये फीलिंग इनकी साल में नहीं। ओवरऑल अगर मैं 2025 तो इनकी को फीलिंग ये देखूं, शादी के बाद भी खत्म नहीं होती कि हम अकेले नहीं ये रहती रहती है। ये नहीं खत्म होती। बिल्कुल ठीक। अच्छा संजानी साहब, आपकी मौजूदगी का तो मैं आज भरपूर फायदा उठाऊंगी। मुझे मुल्की हालात के हवाले से भी बताइएगा कि हमारी बेहतरी होगी फाइनेंसेस में, इकोनॉमी में, हमारी आवाम सियासत कहीं ना में। कहीं खुश होगी। जी। देखें 2025 एक ऐसा साल है जिसका मैं कम से कम एक, जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी मैं इंतजार कर रहा था। उसकी अच्छा। वजह बता देता हूँ। लंबे अरसे से। देखें हर इंसान का एक मुकद्दर और नसीब है। इफ पाकिस्तान इज अ मैन, तो पाकिस्तान का भी कोई ना कोई नसीब का सितारा नो था। डाउट, बिल्कुल है। तो 2024 28 नवंबर से पाकिस्तान के जो नसीब का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, उसका 19 इयर्स का टाइम स्टार्ट हो गया। अच्छा। और ये अगले 19 साल तक रहेगा। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बुनियादें रखने जा रहा है। अब वो वक्त है कि मैटर नहीं करता कि कौन हो या ना हो, अब पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि किसने इसको चलाना है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान का बिजनेस है, पाकिस्तान की मादनियात हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह जून जुलाई के बाद से ये जैसी मार्च सीधा होगा, ठीक जी होगा, हाँ। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2025 का नंबर बनता है 9 और गिनती 1 से लेकर 9 तक है, फिर उसके बाद 1 से दोबारा स्टार्ट हो जाती। तो ये साल पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसी 19 साल बुनियादें सेट करने जा रहा है अब आगे। इंशाल्लाह ताला दुनिया के हालात जो मर्जी हों, पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जबरदस्त। तो करेगा। चलें कुछ सियासतदानों की भी बात कर लें, सियासत की भी हमने बात कर ली। नवाज शरीफ साहब के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? कैप्रिकॉर्न उनका स्टार है, जी। तो क्या होगा उनके साथ 2025? अभी तो बताया है पैसा बहुत वो तो ऑलरेडी देखे लेकिन पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह 2025 उनकी के अंदर। मतलब कोई पर्सनालिटी हमें मतलब देख रहे हैं ना कि अभी तो वो बड़ा पीछे रह के काम कर रहे हैं, वो फ्रंट पे आके भी खेलेंगे, कुछ तरह से भी चलेगा सियासत में। नहीं, नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत से रिटायर तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि वो बैक एंड पे रह के एज अ किंग मेकर अच्छा। अपनी पार्टी को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते रहेंगे। 2025 का साल उनकी सेहत के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, और उनकी सियासी जो उनकी सोच है या उनके जो मशवरे हैं उस हवाले से भी वो बहुत अच्छा है कि अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फ्रंट फुट पे आके वो कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक। जरदारी साहब की अब कुछ बात कर लेते हैं। उनका स्टार है लियो। पर्सनालिटी के हवाले से भी बताइए, उनकी कैसी पर्सनालिटी है, पाकिस्तान के लिए कितनी मौसर होगी, अवाम के लिए क्या तब्दीली लेकर आएंगे, और खुद उनकी सेहत के हमने हवाले तो से भी सिर्फ ये सुन बताइएगा। रखा है कि अपना राज किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऐसे दिल की बातें नहीं करते देखिए, किसी के साथ। लियो वाले ना जितने भी ज़ोडिक साइन है, इनका रूलिंग प्लैनेट है सन, और सोलर सिस्टम में सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो तमाम सितारों को, तमाम सियारों को, दुनिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और लियो वाले जो हैं इनके अंदर ये बाय बर्थ इनमें कायदाना सलाहियतें होती हैं। अच्छा। और हमेशा इनको ड्रामाई सूरत हाल भी पसंद रहती है। साफ गो होते हैं, जुर्रतमंद भी होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे सियासतदान भी होते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज बाय बर्थ लेकर पैदा होते हैं। बिल्कुल, हमने देखा और भी है। 2025 का साल इनके के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2025 के अंदर इनके बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जो पाकिस्तान के लिए बहरहाल अच्छे साबित होंगे। ठीक है। तो 2025 का साल मैं आपको मजीद आसान कर देता हूँ। 4 लोगों का जी। अच्छा। जिनका नाम अलिफ से शुरू होता है, अच्छा। जिनका नाम लाम से शुरू होता है, ठीक है। जिनका नाम आइन से शुरू होता है, और जिनका नाम मीम से स्टार्ट होता है। अरे वाह। ये 4 ऐसी शख्सियत होंगी जिस के नाम के साथ ये होंगे ना हर्फ, ये मतलब हम ना ही 2025 समझे, हम ना ही समझे। नहीं, मेरा तो एन से शुरू होता है ना नाम। ठीक है। और अच्छा, एक आइन से आप हमारी सियासी शख्सियत है, बड़ी उन पे मुश्किलात है, इमरान खान, उनके लिए क्या कोई आसानियां हो सकती हैं? लिब्रा उनका स्टार। फरवरी और मार्च, क्योंकि फरवरी और मार्च में वीनस जो है वो राइज कर रहा है जुपिटर के साथ। अगर तो फरवरी और मार्च में या तो अचानक से बाहर आ जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर ये 2025 में अंदर ही है, क्योंकि ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें इनको रिलीफ मिल सकता है।
अगर ना मिला तो फिर इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर कहीं जाके इनको जो है वो फ्रीडम या आज़ादी जो भी आप कह लें वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जी इमरान खान साहब जो सितारा लेकर पैदा हुए हैं ना, वो चाहे अंदर रहें बाहर रहें जिस भी एज में रहें, वो हमेशा पॉपुलर रहेंगे। जी। क्यों? क्योंकि लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट है वीनस। अच्छा। वीनस दुनिया में जितनी भी लग्जरी है, जितना फेम है, जितनी शोहरत है, जितनी पॉपुलैरिटी होती है, इन सबको रूल करता है। जैसे जुपिटर खैर व बरकत को करता है, पैसे को करता है, मार्स जो है वो एग्रेशन को करता है, मून आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, वीनस कंट्रोल करता है लग्जरी और फेम को। तो फेम उनका बरकरार रहेगा जी। फरवरी और मार्च तक अगर आ गए तो आगे, वरना फिर अंदर। चलें, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, आपने 4 कैपिटल्स का जिक्र किया है, अलिफ, लाम, आइन और मीम। इसमें शबाज शरीफ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी तो नहीं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए उनके स्टार के हवाले से। कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक्त ओथ उठाया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो टाइम को इतना अच्छा नहीं था। गो कि वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी उनके फैसले हैं, लेकिन उनको वो पजीराई नहीं मिलेगी। और 2025 में खुदा न ख्वास्ता किसी भी वक्त उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो शायद आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, तो वो इतना उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ मैं नहीं देख रहा हूँ 2025 में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। बल्कि बिलावल की अगर मैं बात करूँ जो कि नेक्स्ट उनके कैंडिडेट, फादर का तो बड़ा जबरदस्त आपने बताया कि बड़ा अच्छा उनकी रहने वाला। शादी के बारे में भी बताइए। मैं बताता हूँ हम शादी करा के खवातीन रहेंगे। ज्यादा इंटरेस्टेड है उनकी शादी। ऐसी बस वो जब किसी का डिक्लाइन हो तो वो शादी कर ले। लेकिन बिलावल के लिए यहाँ पे काम ऑपोजिट है। अच्छा। बिलावल के लिए कैसे? अब अगर तो बिलावल साहब ने आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनना है या किसी बड़े ओहदे पे बैठना है, तो उनके लिए शादी अब करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ही नीड समवन कि एक नसीब उनको अब चाहिए जो उनको उस मनसब पे बैठा सकता है। तो वो उनके लाइफ पार्टनर की सूरत में होगा तो उनका वो प्लानट एक्टिव होगा। क्योंकि अगर 2025 में बिलावल शहबाज शरीफ साहब को या किसी को भी रिप्लेस करके आगे आते हैं जी, तो यूं समझ लें कि फिर ज़िंदगी में उनको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। ये साल उनका आगे आने का नहीं है। तो इस साल में कोई शॉर्टकट अगर अपनाएंगे तो वो उनको डैमेज करेगा। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात करूं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल राइजिंग का जो टाइम है 2027 और 28 से स्टार्ट हो रहा है। इस साल के अंदर उनकी शादी की अनाउंसमेंट हो सकती है जी। लेकिन शादी होती हुई नजर नहीं आ रही। तो यानी कि फिर मशवरा यही है कि जनाब शेरवानी सिलवाने से पहले ना आप सेहरा पहनने की तैयारी करें, क्योंकि शादी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अनाउंसमेंट 2025 में बार मतवक्को है, हो सकती है। मुतवक्के है। चले जी, देखते हैं, इंतजार तो है ही। खवातीन को आपने देखा कितनी बेताबी से। बिल्कुल, बहुत सब शुक्रिया सरजानी साहब खवातीन आपके का। कीमती हमारी वक्त। आवाम का सवाल है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक। ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अदाकार शहरियार मुनव्वर और अदाकारा माहीन सदीकी शादी के बंधन में बंध गए हैं। शहरियार मुनव्वर और माहीन सदीकी की शादी की रंगारंग तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जो तकरीबात का एक लंबा सिलसिला था वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। बिल्कुल। और माहिरा खान और सितारों की सजधज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में माहिरा, आदिल और शहरियार के डांस ने तीनों फनकारों की पर्दा स्क्रीन पर मशहूर जो परफॉर्मेंस थी ना, उसकी याद तो ताज़ा। फिर शादी को आप कुछ पिक्चर्स हैं शादी की जो कि नौब्याहता जोड़े की हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। क्या खूबसूरत मतलब जोड़ी लग रही है और बड़ा बेहतरीन फोटो शूट हुआ है। बिल्कुल, शूट आप देखें, एक्सप्रेशंस देखें और आप ड्रेसेस के कलर्स देखें। मैं तो मेरी तो नजर वो ही बड़े ड्रेसेस से attractive नहीं हैं, है। बहुत और पहने हुए कितने अच्छे लग रहे हैं और दोनों के मुंह पे जो स्माइल है इतनी खूबसूरत है। मतलब एक होती है खुशी उज़र और एक होती है अंदर से लेकिन ना खुशी। शहरियार तो वैसे ही बड़े महसूस हो रही है। खुश शक्ल हैं। शहरियार खुश शक्ल हैं और उनके बहुत सारे मद्दाह हैं और उनकी चीज़ को बड़ा लाइक किया जाता है कि जनाब अच्छी हाइट है और उसके अलावा अच्छा कॉम्प्लेक्शन है और हर तरह से अदाकार भी बेहतर। आपको मैं बताऊं, बहुत सारी लड़कियों के दिल भी टूटे हैं इनकी शादी से। लेकिन ये हमारी कोई तरफ राज से की बात आप मुझे बता रही हैं। लेकिन हमारी तरफ से शहरियार को बहुत बहुत मुबारक हो, नई जिंदगी और बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आपको आगे कामयाब करे और आपके और नसीब साथ जुड़े रखे, और खुश मजीद रखे। अच्छे हो हाँ जाएं। जी। बिल्कुल नाजरीन, और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में सजने वाले घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के 3 रोज़ा मेले की, जिसमें मुल्क भर में 120 टीमों और क्लब्स के 400 से ज़ायद सवारों ने बहादुरी और महारत से अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस इवेंट में सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब और पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टूट फार्म की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए शायकीन की खूब दाद समेटी। तो आइए आपको दिखाते हैं।
पैगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया और इस रंगारंग मेले में नेज़ाबाज खुल के अपनी महारत का जो लोहा है वो मनवा रहे हैं और अपनी महारत की जो जोहर है वो भी दिखा रहे हैं। नेज़ाबाजी करते हुए यहाँ पे अपना निशाना जो है वो बिल्कुल सही पिक कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी नेज़ाबाज हैं जिनके निशाने चूक भी जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस चैंपियनशिप में सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप के क्लब ने भी शिरकत की है, जबकि पाकिस्तान हॉर्स राइडिंग क्लब एंड स्टड फॉर्म की टीम ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। आइए इन खिलाड़ियों से जानते हैं कि उन्होंने ये इवेंट कितना एंजॉय किया है और कितनी प्रैक्टिस से वो इस इवेंट में आए, इस रंगारंग मेले में आए हैं, क्योंकि रिवायती लिबास में उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। आइए इन्हीं खिलाड़ियों से जानते हैं इस इवेंट के बारे में। लाहौर 10 पैगिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फॉर्म के कैप्टन फजील अमजद भट्टी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका ये ओवरऑल इवेंट किस तरह जा रहा है, क्योंकि इसमें 120 से ज़ायद टीम से शिरकत की और 400 से ज़ायद खिलाड़ी इस इवेंट में शरीक हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का इवेंट जा रहा है और कितने पुरुमीद है फाइनल जीतने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस टाइम खड़े हुए हैं फोटो स्टेडियम में और ये एक इंतहाई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक सकाफत थी, एक माहौल था कि यहाँ पे अवामी मेला होता था नेज़ाबाजी का और इस स्टेडियम का एक बहुत पुराना रिश्ता है जी। और ये बस किसी वजह से ख़त्म हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें दोबारा मौका मिल रहा है पिछले को 2-1 साल से कि ये नेज़ाबाजी इवेंट के लिए ओपन किया गया है और यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, तो इंतहाई खुशी की बात है। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फार्म जो है ये पहली दफ़ा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी नुमाया पोजीशन है। मेरे साथ एक और नेज़ाबाज मौजूद है पाकिस्तान राइडिंग क्लब और स्टड फॉर्म के। उनसे जानते हैं कि उनका ये ओवरऑल इवेंट किस तरह जा रहा है और नेज़ाबाजी यहाँ पे कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है निशाने को पिक करना और फिर अपनी टीम को जीत दिलाना, तो और किस तरह का इवेंट ओवरऑल जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, इंतज़ामात भी अच्छे हैं, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है। मैंने भाई फजील ने, हमारे जो टीम कैप्टन है, हमने क्वालिफ़ाई किया है सिंगल के लिए भी, सिंगल लाइन का पहला राउंड दौड़ लिया है, उसमें भी क्वालिफ़ाई कर गए हैं। इंशाल्लाह जी फाइनल में कुछ करेंगे इंशाल्लाह। और टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रॉन्ग है, सारे प्लेयर अच्छे हैं, टीम के घोड़े अच्छे हैं। तो अभी आप एक लाइन भी बोल रहे थे पहले, वो भी बोल दें एक दफ़ा। वो जी हमारी मिसाल बनी है कि सांगे दी खेड़ नसीबां दी ते किले मुकद्दरां दी। लाहौर 10 पैगिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और इस वक्त मेरे साथ सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब के एक नेज़ाबाज मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनका ये इवेंट कैसा जा रहा है और कितने ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे इतना बड़े लेवल पे मैचेस करा रहे हैं इसके, और कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने यहाँ पे फुटरेस में करवाया है और मैं सुनो को बहुत दाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इसको काफ़ी अच्छा देखते हैं इस गेम को। मेरे साथ इस वक्त एक और नेज़ाबाज मौजूद हैं, सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप के क्लब के मेंबर हैं। उनसे जानते हैं कि ये इवेंट किस तरह का रहा है और इतने बड़े लेवल पे 10 पैगिंग का इवेंट करवाना किस तरह का लग रहा है आपको और कितनी प्रैक्टिस की थी आपने इस इवेंट के लिए? तो जी हमें माशाल्लाह से 6 साल हो गए शौक़ को परस्यू करते हुए और ऑब्वियसली ये एक ऐसा स्किल है जो विद टाइम आपको आता है एंड इसमें एक लक जो है वो बहुत मेजर फैक्टर है और इट डजंट रियली मैटर कि आप कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कभी कभार ये जो पैग होता है जिसको हम उर्दू में किला कहते हैं वो आपकी किस्मत का होता है, कभी कभार वो आप यू आर एबल टू पुल इट आउट, समटाइम्स यू आर नॉट और इट डज़ मैटर कि आपका हाथ कितना सेट है, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक इट्स एंटायरली डिपेंडेंट ऑन लक। रफ्तार घोड़े और बहादुर शह सवार, ये जो लाहौर में इवेंट हुआ है 10 पैगिंग का, इसमें जो शह सवार थे और जो नेज़ाबाज थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महारत से यहाँ पे जो निशाने थे उनको अबूर करते हुए यहाँ से फिनिश लाइन को भी अबूर कर लिया और जो निशाने थे वो सही एक्यूरेट पिक किए और उनसे हमने ये भी जाना, जो शह सवार थे जो नेज़ाबाज थे उनसे भी हमने यही जाना कि कैसा रहा ये इवेंट और उनका यही कहना था ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा खुशाइन था और जो ये रंगारंग मेला सजा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा खुशाइन उन्होंने करार दिया
है और उनका यही कहना था कि इस तरह के मज़ीद और इवेंट्स हो ताकि आने वाला जो वक्त है उसमें इस तरह का जो टैलेंट है इस गेम में भी वो भी उभर के बाहर आ सके और इस तरह का और ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए हुकूमत को भी। टेन पैगिंग में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और इस गेम को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ हादिया फ़याज़, सुनो पाकिस्तान, लाहौर। तो नाज़रीन, आपने तफसीलात जानी इस इवेंट के हवाले से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने और लाहौरियों ने बड़ा एंजॉय किया इस इवेंट को और मौसम को भी। चले खबर शामिल करते हैं अमेरिका से, जिसने एक बहुत पुराने और कदीम मसले का हल तलाश करने का दावा किया है और वो मसला है खराटों का। जी हाँ, वही खराटे जिसका लेने वाला शख्स को तो एहसास नहीं होता वो खराटे ले रहा है, मगर अगर कोई साथ सो रहा हो तो उसका सोना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, साथ वालों को तो जनाब इम्तिहान हो जाता है। तो ये खराटे क्यों आते हैं, ये सवाल आपके जहन में आता होगा। तो तिब्बी माहिरीन ने दरियाफ्त ये किया कि जनाब अक्सर खराटों की वजह OSA नामी एक आर्जा होता है जिसमें मुब्तला इंसान की सांस नींद के दौरान बार बार रुकती है और उसी वजह से खराटों की आवाज़ पैदा होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने उज़ैर। और अब खराटे ख़त्म करने के लिए पहली बाज़ाब्ता दवा जो है तैयार कर ली गई है और अमेरिका ने US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और इस दवाई की इब्तिदा जो है तजियों में खराटे जो है उस हवाले से लेने के 63% मरीजों का अफाका हुआ है और तबी माहिरीन ने इसको बड़ी कामयाबी करार दिया है। तो देखे ना 63% है तो फिर अच्छी होगी। तो जनाब अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब कम से कम किसी के खराटों से आपकी आंख नहीं खुलेगी, लेकिन नहीं टूटेंगे, जब तक ये दवाई पाकिस्तान नहीं आती बस तब तक आपने इंतजार करना है और उसके बाद आप सब जो है ना वो चैन की नींद सो सकेंगे। तो तब तक जो है ना बर्दाश्त करें। एग्जैक्टली, तब तक बर्दाश्त दवाई के आने का आप वेट कर लें और लड़े मत। चले अब आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं, मगर इससे पहले उज़ैर बताइएगा, मैंने आपको बड़े शौक से चाय पीते देखा है, बट को शौक से पीने वाले हम एग्जैक्टली और हम अब भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस की जाए तो आप टी बैग को करेंगे या वो जो दूध रवायती चाय होती है आग पे पकी हुई उसको प्रेफर करेंगे? देखिए मैं तो सच पूछे तो मुझे तो जो रिवायती तरीके से चूल्हे पे पकने वाली आम चाय है ना पसंद तो वो है, लेकिन आपको पता है मैं बड़ा आजिज़ सा इंसान हूँ तो फिर ऑफिस में वक्त की किल्लत भी होती है। देखिए आपके नहीं भी कहेंगे, हमको पता है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने एडमायर किया। तो जनाब फिर वो टी बैग वाली भी मजबूरन पी लेते हैं, वक्त की कमी हो तो। हाँ, हम बहुत आजिज़ हैं। बिल्कुल नाजरीन, और आज की तेज रफ्तार दुनिया में टी बैग्स वाली चाय का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, मगर अब बार्सिलोना यूनिवर्सिटी ने स्पेन में होने वाली एक रीसेंट रिसर्च में ये बताया है कि टी बैग्स में मौजूद माइक्रोप्लास्ट कैंसर का सबब बनता है। हो ये तो बड़ा खतरनाक है। ये तो आपने बताया कि लेकिन मुझे ये बताएं ये माइक्रोप्लास्ट आखिर है क्या, जरा आसान लफ्जों में बता दें। बिल्कुल, आपको बताते हैं माइक्रोप्लास्ट उन नन्हे ज़रात को कहते हैं जो गर्म पानी में टी बैग्स के जरिए खारिज होते हैं। रिसर्च के मुताबिक पॉलीप्रोपिलीन से टी बैग सिर्फ एक कतरा गर्म पानी 1.2 अरब माइक्रोप्लास्टिक ज़रात छोड़ता है। 2 अरब। ये तो वाकई बड़ी खौफनाक आपने बात बताई है। मैं तो जरा एक लम्हे के लिए बोलना छोड़ के सोचना शुरू हो गया हूँ कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो जनाब ये जिस्म में क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं ये भी बताएं हमें थोड़ा सा। दरअसल ये जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं जिसमें कैंसर हो जाता है, बांझपन और दांतों की मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती है, तकलीफ निकल आ सकती है आपको। तो जनाब क्या सिर्फ ये पॉलीप्रोपिलीन वाले टी बैग्स ही खतरनाक है या फिर दूसरी भी जो इकसाम है वो भी खतरनाक है? नहीं उज़ैर, सेलुलस से भी जो टी बैग्स बनाए जाते हैं और उसका एक कतरे से 13 करोड़ 50 लाख, जबकि नायलॉन 6 से जो बनते हैं टी बैग्स पानी के एक कतरे में 80 लाख से जायद माइक्रोप्लास्टिक ज़रात खारिज करते हैं। बहुत बड़ी तादाद है। वैसे नजफ आज की रिसर्च तो वाकई जो है ना जनाब आंखें खोलने वाली थी। तो हमें अपनी सेहत के लिए बड़ा मजीद मोहतात होने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर टी बैग से। अब और एहतियात ही बेहतरीन इलाज है नाजरीन, और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस तरह की जितनी भी रिसर्च है हम आपको बताते तो रहते हैं, खुद भी कनेक्ट रहिए, देखिए, तहकीकात कीजिए कि क्या पी रहे हैं और क्या खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अमल करना आपके हाथ में है। आप सोचें, इस पे सोच विचार करें। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से नाजरीन आपको खुश आमदीद कहेंगे। कयामत कब आएगी इसकी सही तारीख तो दूर की बात है, साल और सदी भी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। और ये एक ऐसा राज है जो खालिक कायनात ने किसी फरिश्ते हत्ता के अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को भी नहीं बताया। कुरान हकीम में भी क़यामत के मुतालिक यही बताया गया है कि क़यामत के मुकर्ररा वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं है। दूसरी तरफ इस्लाम में क़यामत की अलामत या क़यामत की निशानियों का जिक्र मिलता है जिनसे मुराद वो वाक़यात
जो क़यामत से पहले पेश आएंगे। इन वाक़यात को 2 अक़साम में बयान किया गया है। पहली किस्म को अलामात सुगरा कहा गया है, जिस पर हम अपने गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, और दूसरी किस्म को अलामात कुबरा कहा जाता है, और यही आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद और मुहक्किक जनाब मुगीरा लुकमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, मुख्तसरन ये बताइएगा कि क़यामत की अलामात सुगरा और अलामात कुबरा, इनमें फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। देखिए, ये एस्केटोलॉजी का सब्जेक्ट है, और एस्केटोलॉजी इज़ अबाउट बेसिकली नोइंग द नॉलेज ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स, यानी जो एंड ऑफ टाइम्स में आपके जो भी वाक़यात होंगे उसके हवाले से बेसिकली एक पूरी फील्ड है एस्केटोलॉजी की। और इसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपने अंदाज में क्लासिफिकेशंस की हैं, जैसे आपने बताया कि अलामत सुगरा और कुबरा की भी क्लासिफिकेशन है जी। और सबसे बड़ा जो इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने में प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन अ सेंस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हमें मिलती हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कोई सीक्वेंसेस नहीं मिलते, और ना ही बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि डिमार्केशन मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बता दिया हो कि ये जो हैं वो मेजर साइंस हैं और ये माइनर साइंस हैं। तो उलमा ने ख़ुद कुछ अपने स्टैंडर्ड्स मुकर्रर किए, और उन स्टैंडर्ड्स की बेसिस के ऊपर उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशंस की, और उन क्लासिफिकेशंस के अंदर कुछ ना कुछ इख्तिलाफ भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है वो ये है कि नॉर्मली जो एक क्लासिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि जो मेजर साइंस हैं आम तौर पे ये वो वाले साइंस होते हैं जिनकी अकरेंस जो है वो एबनॉर्मल या अनयूजुअल होती है। यानी एक तो बहुत से ऐसे साइंस हैं जो कि कंसिस्टेंटली आप अपने माशरे में देख सकते हैं, जैसे इग्नोरेंस के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोफेसाइज़ किया, फिर इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट्स की कंजम्पशन के हवाले से, शराब के हवाले से जिक्र किया, सूद के हवाले से जिक्र किया। तो ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी साइंस ऑफ द आवर्स के अंदर मेंशन की जाती हैं। लेकिन कुछ अकरेंसेस ऐसी हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं, देयर एबनॉर्मल, देयर अनयूजुअल, और वो एटिपिकल हैं। तो उस वजह से उलमा ने बिकॉज ऑफ द नेचर एंड बिकॉज ऑफ अदर स्टैंडर्ड्स समथिंग लाइक के ये वो साइंस होंगे जो बिल्कुल आप समझ लें कि एंड ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम पे अपीयर होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस हवाले से कुछ ना कुछ कैटेगराइजेशंस की हैं। तो उस वजह से मैंने आपको बताया कि आमतौर पे इख्तिलाफात भी हो जाते हैं उलमा के। कुछ स्कॉलर्स कुछ को रिगार्ड करते हैं मेजर साइंस में, कुछ स्कॉलर्स नहीं रिगार्ड करते, अगरचे कुछ ऐसे साइंस हैं जिन पे तमाम का इत्तेफाक भी है कि दे आर पार्ट ऑफ द मेजर साइंस ऑफ द आवर। तो ये बुनियादी क्लासिफिकेशन की जाती है स्टैंडर्ड। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताइए कि अभी तक अलामात कुबरा का कोई निशान या कोई साइन अभी तक रूनुमा हुआ है दुनिया के अंदर, और अगर हुआ है तो मुझे ये बताइएगा कि मुसलमानों को क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए उस सूरत हाल में इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगेन आई वुड से कि डिपेंड्स हाउ यू क्लासीफाई दोस। अगर आप साइंस ऑफ द आवर को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस कि वो बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम्स के बिल्कुल पहले अकर होंगी, तो फिर ज़ाहिर है वो भी नहीं हुई। लेकिन अगर आप डिपेंड करते हैं कि नहीं वो अनयूजुअल इवेंट्स हैं, ये बड़े इवेंट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद आना, इट वाज अ पार्ट ऑफ द साइन ऑफ द आवर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं क़यामत की निशानी हूँ। तो अगर आप उस तरह क्लासीफाई करते हैं, लेकिन जनरली ये है कि जो हमारा एक रवैया होना चाहिए, जो एटीट्यूड और बिहेवियर होना चाहिए, असल में ये बहुत अहम पॉइंट है और ये समझने वाली बात है कि व्हाई डू वी एक्चुअली डिस्कस दिस सब्जेक्ट। नॉर्मली पीपल अप्रोच दिस सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर क्यूरियोसिटी। उनका दिल होता है कि जी एक क्यूरियस, वी नीड टू नो अबाउट द फ्यूचर, एंड दैट इज़ व्हाट देयर ऑल इंटरेस्ट इज़ अबाउट। तो हमारा दीन जो है, अल्लाह ताला ने जो हमें ये इतनी ज़्यादा साइंस बताए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, कुरान मजीद में भी ज़ाहिर है जिक्र है, जैसे याजूज माजूज का जिक्र है एंड इज़ पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ द आवर। तो वो मकसद और ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरीली, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और मैं समझता हूँ कि उस पर भी एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। द प्राइमरी पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज़ कि एक बंदा जब इन साइंस को पढ़े, इनके बारे में सुने, तो सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह ताला की अज़मत और अल्लाह की हैबत इंसान के दिल में जम जाए या फिर वो घर कर जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह की जो शान है उसके सामने ऑस्ट्रक हो जाए कि अल्लाह की कितनी बड़ी शान है, द वे ही वुड चेंज द अफेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो इसके हवाले से है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हक़ानियत है, सच्चाई है, जो आपका प्रॉफिटहुड है, उसके अंदर इंसान का बिलीफ और ईमान जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, हेयर आफ्टर के ऊपर हमारा ईमान मजबूत हो जाए। ये दुनिया दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और ये इंपॉर्टेंट है। जाहिर है हम अपनी दुनिया के अंदर ज़िंदगी में रहते हैं ऑन बिकॉज ऑफ द एम्पेरिसिज्म। हर जगह आप देखते हैं कि साइंस जो है वो प्रिवेल कर रही है, और हर चीज़ को सिर्फ जो चीज़ हमारे सेंसेस में आती है उसके ऊपर रिलाई किया जाता है। एट दैट टाइम
एक बंदे के लिए कई दफ़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिलीव करे कि जी फ़रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, गैब की एक पूरी अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो ये जो इमर्जेंस होती है इन साइंस ऑफ द आवर की, नेचुरली ये हमारा ईमान स्ट्रेंथन करती है इन चीज़ों के ऊपर कि गैब भी एग्जिस्ट करता है और अल्लाह के रसूल ने जो बातें हमें बताई, जो प्रोफेसीज़ का जिक्र किया, वो एग्जिस्ट करती है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना और अल्लाह की तरफ इंसान की इनाबत हो। यानी ये सुनने के बाद सिर्फ इंसान अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई ना करे, बल्कि इसके साथ साथ वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, वो दीन की तरफ आए और वो डरे, अपने आप को इन फितनों से बचाए। तो हुज़ैफा बिन यमान बड़े मशहूर सहाबी हैं, तो वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सहाबा इन चीज़ों के बारे में पूछते थे और वो खैर के बारे में पूछते थे, मैं हमेशा शर के बारे में पूछता था। एंड द रीज़न व्हाई आई यूज्ड टू आस्क वाज कि कहीं मैं इसका शिकार ना हो जाऊं। सो अगेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज इज टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि कहाँ पे पिटफॉल्स हैं और कहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है और मैं किस तरीके से अपने आप को इनसे बचा सकता हूँ। और ऐसे से जैसे इनकी इमरजेंस हो तो इंसान फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे। बाकी जो मेजर साइंस हैं उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि बाज़ स्कॉलर्स ने ये बात जिक्र की है कि जब वो अकर होंगे तो उसके बाद वो एकदम एक के बाद दूसरा अकर होगा, यानी उसमें बहुत कम टाइम इंटरवल कम होगा, टाइम इंटरवल बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो माइनर साइंस हैं। तो उस वक्त कुछ ऐसे साइंस भी हैं जो कि जिनके अकरेंस के बाद फिर जो है तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बादिरू बिल आमाली सित्तन, के 6 चीज़ों के ज़ाहिर हो जाने से पहले अच्छे अमल कर लो, यानी डिले ना करो इससे पहले कि वो 6 चीज़ें आ जाएं। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दज्जाल का जिक्र किया, इसी तरीके से आपने एक जानवर का जिक्र किया, दाब्बतुल अर्थ, कि वो ज़मीन में एक जानवर, एक क्रीचर होगा जो लोगों से बात करेगा, कलाम करेगा। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। इसी तरीके से आपने कहा कि सूरज का मगरिब से तुलू होना, यानी वेस्ट से निकलना, और ये चीज़ें जब आएंगी तो जाहिर है फिर इस वक्त दरवाज़ा बंद हो जाएगा तौबा का। तो ये मकसद एंड ऑब्जेक्टिव मेरा ख्याल है, इस पे भी एम्फसाइज करने की बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, ज़रा ये भी बताएं कि आप अभी आपने जिक्र किया कि क्यूरियोसिटी होती है, लोगों को जानने का होता है शौक। ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी अलामात हैं क़यामत कुबरा से मुतालिक जो कि रूनुमा होंगी, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। इससे मुतालिक इस्लाम क्या हमारी रहनुमाई करता है? देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ ऐसी साइंस हैं, मेजर साइंस हैं, जिनके बारे में तो कंफर्म है कि मेजर साइंस हैं, जिसमें, और वो एक ही हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल ने 10 चीज़ें गिनवा दी, जिसमें सबसे पहले एक धुआं है, दुखान का जिक्र है, स्मोक होगी पूरी दुनिया में, और ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल होंगी, यानी ये ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिसकी कोई, जिसे कहते हैं ना, लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम दे पाएंगे। अदरवाइज इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द, वो माइनर साइंस में भी ये चीज़ें लॉजिकल हो सकती हैं। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। फिर दूसरी चीज़ जो है वो दज्जाल का निकलना है। दज्जाल की एग्जिस्टेंस और पर्सनालिटी इटसेल्फ एक किस्म की सुपरनैचुरल है, बिकॉज बहुत से ऐसे काम करेगा जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाएगा। फिर इसी तरीके से उसकी बुनियाद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुरूज है, वो भी एक एबनॉर्मल अकरेंस है, इंसिडेंट है। उसके बाद याजूज माजूज की इमरजेंस है, वो भी एक है। इसके बाद जो है वो फिर 3 खुसूफ का जिक्र किया है। खुसूफ का मतलब, खसफ का मतलब ये है कि ज़मीन फट जाएगी और उसके अंदर लोग दंस जाएंगे, और वो 3 जगहों का जिक्र किया, एक मशरिक का, एक मगरिब का और एक जज़ीरतुल अरब का, यानी ईस्ट और वेस्ट, और फिर इस तरीके से आपके मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा जो है वो ज़मीन फटेगी, एक इंसिडेंट होगा और लोग उस पर दंस जाएंगे। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी दाब्बतुल अर्थ का जिक्र है कि एक क्रीचर निकलेगा और वो एक अबनॉर्मल क्रीचर होगा जो लोगों से कम्युनिकेट करेगा, उसकी ख़ास बात ये होगी। और इसी तरीके फिर सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा। और फिर आखिरी चीज़ जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया वो ये था कि एक आग निकलेगी यमन से, और वो क्या करेगी, वो आग जो है पूरी दुनिया के तमाम लोगों को इकट्ठा करेगी हशर की तरफ। तो यानी जब दाब्बतुल अर्थ, जब ज़मीन से वो जानवर निकलेगा और वो क्रीचर निकलेगा, और इसी तरीके से वो लेफ्ट यानी वेस्ट से आपका सूरज तुलू होगा, सनराइज़ होगा, तो उस वक्त फिर आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। उससे पहले जैसे दज्जाल का वक्त है और इस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का टाइम है, उससे हमें पता चलता है कि अभी तौबा के दरवाजे खुले होंगे, क्योंकि उसमें एक हमें टाइम इंटरवल्स का पता चलता है कि इट वुड बी ए सिग्निफिकेंट टाइम, क्योंकि लोग मुसलमान होंगे, फिर उसके बाद उनकी खिलाफत कायम होगी, फिर वो फौत होंगे, फिर याजूज माजूज होंगे, तो एक लंबा टाइम इंटरवल है। लेकिन जो बिल्कुल सनराइज फ्रॉम द वेस्ट है, वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में हदीसों में वाज़े तौर पे जिक्र है कि उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और ख़ास तौर पे जैसे वो क्रीचर जो निकलेगा, दाब्बतुल अर्थ का जिक्र कुरान में भी है। तो ये वो साइंस हैं जिनके बारे में खास। अच्छा, ये मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि ये कुछ ऐसे साइंस हैं जिनके बारे में ये इस हदीस में जिक्र है। तो कुछ उलमा ने रिड्यूस कर दिया मेजर साइंस को सिर्फ इन 10 चीज़ों में, लेकिन बाकी जो दीगर उलमा हैं उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे मेजर साइंस भी हैं जो मिसाल के तौर पे इससे बहुत पहले अकर होंगे और वो इस हदीस में जिक्र नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि काबा जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा,
एक हबशा का जिक्र है कि एक बंदा होगा जो हबशा से होगा, और आपने फरमाया कि उसकी जो पिंडलियाँ, उसकी टांगें बहुत पतली होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो युखर्रिबुल काबा, वो काबा को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये भी एक इंसिडेंट होना, ये भी मेजर साइन है। ये कब होगा वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है। इसी तरीके फिर आपने अल-मलहमतुल कुबरा का जिक्र किया, एक बड़ी, एक जिसे कहते हैं ना वॉर होगी ह्यूमैनिटी की, जिसमें आपस एक तरफ हक होगा, बातिल होगा, यानी एक तरफ अल्लाह के मानने वाले होंगे और एक अल्लाह के इनकार करने वाले लोग होंगे, और ये एक ऐसी ग्रैंड बैटल होगी जिसका ऑब्वियसली बहुत से डिफरेंट रिलीजन्स में, जैसे अर्मेगेडॉन वॉर, हर मजदून का भी जिक्र किया जाता है, आमतौर पे कुछ लोग उससे भी रिलेट कर देते हैं। तो इस तरह की जंग का भी जिक्र है, और फिर इस तरीके से कुस्तुनतुनिया की फ़तह का, कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फ़तह है, और वो बड़े अबनॉर्मल तरीके से होगी, उसका भी जिक्र है। तो अब बहुत से साइंस ऐसे भी हैं जो मेजर साइंस उलमा ने कंसिडर किए, लेकिन वो इन अहादीस में नहीं है। तो अगर आप इन साइंस को, एक ये सुपर नेचुरल अकरेंसेस को या इंसिडेंट्स को, जिनकी कोई यानी एबनॉर्मल नेचर होगी, उनको काउंट करना शुरू करें तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो और कई दफ़ा ऑब्वियसली जैसे कहा कि कुछ लोगों ने माइनर साइंस को भी मेजर कंसिडर किया, कुछ ने मेजर को भी माइनर कंसिडर किया। सो अगेन देयर इज़ ए काइंड ऑफ डिफरेंस ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुग़िरा लुकमान साहब, और आपने बड़े अच्छे अंदाज में ये आज के टॉपिक पे बड़ी अच्छी तरीके से रोशनी डाली, इन डेप्थ आपने इस पर बात की। तो जनाब ये था हमारा आज का शो, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से और अपनी मोहब्बत से हमें ज़रूर नवाजा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।